कौन है ये फटीचर और इसे युद्ध भूमि में आने की इजाजत किसने दी? मैं एक योद्धा हूँ, मुझे फटीचर मत कहो। फटे पुराने कपड़े पहना विद्युत नाम का एक गरीब लड़का इस वक्त ब्रह्मपुरी राज्य की राजकुमारी ऐश्वर्या के सामने खड़ा था और गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। विद्युत के शब्दों में आग थी, लेकिन जवाब पूरा होने से पहले ही दो सैनिकों ने उसे कसकर जकड़ लिया और विद्युत अपने आप को सैनिकों से छुड़ाते हुए चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, वरना। उसकी आवाज पूरे मैदान में फैल गई और सभी की नजरें विद्युत पर टिक गई। तभी राजकुमारी ऐश्वर्या विद्युत का मजाक उड़ाते हुए बोली, फटा हुआ कुर्ता, पुराना लॉकेट और एक साधारण सा भाला लेकर तुम खुद को कोई योद्धा समझ रहे हो? राजकुमारी ऐश्वर्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन विद्युत की आंखों में आग सी जल उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो भरे पूरे मैदान में राजकुमारी पर गरजते हुए बोला, अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत करो राजकुमारी। आज मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी मैदान में हराकर साबित कर दूंगा कि असली योद्धा कौन है। दरअसल इस शक्ति स्थल पर ब्रह्मपुरी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी, जहां जीतने वाला योद्धा बनता था राज्य का रक्षक और उसे उपहार में मिलता था अपने पूर्वजों की रहस्यमय गुफा में जाने का मौका और कई अलौकिक शक्तियां। लेकिन ये मुकाबला लड़ने का हक सिर्फ ब्रह्मपुरी राज्य के लीडरों और उनके शिष्यों को ही था और विद्युत उनमें से कोई नहीं था। न वो किसी बड़े लीडर का बेटा था और न ही उसके पास कोई गुरु था और न ही दौलत थी जिससे वो कोई शक्तिशाली हथियार खरीद सके। वो तो बस एक मामूली सा लड़का था जो कि अपने दम पर इस शक्ति स्थल पर पहुंचा था और यही बात राजकुमारी ऐश्वर्या को चुभ गई थी। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इस मैदान में कदम रख सके और तू जुबान चला रहा है। राजकुमारी के मुंह से निकले ये अपशब्द तीर बनकर विद्युत के सीने में उतर गए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और गुस्से से आंखें लाल हो गईं। मैं अपने माता पिता का अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर गुस्से में विद्युत ने अग्नि का गोला तैयार किया और झटके से राजकुमारी की ओर फेंक दिया। मगर राजकुमारी ऐश्वर्या सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी, वो युद्ध कला में निपुण थी। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुद्रा बनाई और विद्युत का अग्नि गोला हवा में ही रुक गया, फिर अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा मैदान फिर से हंसी और उपहास से भर गया। इसे मैदान से बाहर फेंको, इसका यहाँ कोई काम नहीं। राजकुमारी के आदेश पर सैनिकों ने विद्युत को मैदान से बाहर कर दिया, लेकिन विद्युत की आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। गुस्से में वो युद्ध स्थल से बाहर आया और बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक उसने वो देखा जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता था। अरे देखो, आसमान से सूरज नीचे आ रहा है। ब्रह्मपुरी राज्य में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहने वाला ये लड़का विद्युत बाजार में एक अजीब सी चमकती रोशनी देखकर हैरान रह गया, लेकिन विद्युत अनजान था कि उस रोशनी के पीछे छुपा है उसका असली भाग्य और एक ऐसी जंग जो उसकी दुनिया बदल कर रख देगी। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर विद्युत की आंखें आसमान की तरफ टिकी थी। उसे सचमुच ऐसा लगा मानो सूरज धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहा हो, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है ये? विद्युत की इस बात पर लोगों ने जोर से ठहाके लगाए और हर तरफ हंसी गूंज उठी, लेकिन विद्युत के चेहरे पर एक गंभीरता थी। उसने किसी की परवाह नहीं की और बेचैनी में वो किले की ऊंची मीनार पर चढ़ गया और मशाल आग के कुंड में डाल दी। ये देखकर राज्य का रक्षक ऋत्विक वेदा हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचा और तभी आसमान में दिखा वो जलता हुआ सूरज जैसा गोला, जो असल में था राज्य का सबसे बूढ़ा और शक्तिशाली योद्धा सिल्वर थामा। ऋत्विक वेदा तुरंत हवा में उड़कर उस जलते गोले को रोकने पहुंचा, जिससे दोनों वीर आमने सामने आ गए। ऋत्विक वेदा ने उसे बचाया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, तो योद्धा सिल्वर थामा बोला, एक रहस्यमय योद्धा मुझसे मेरा अग्नि ग्रंथ छीनना चाहती थी, पर मैं ये ग्रंथ इसके सच्चे वारिस को ही दूंगा। यही वजह है कि हम दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तभी अचानक थामा का पीछा करती रहस्यमय योद्धा ने उस पर तीर से वार कर दिया और ग्रंथ थामा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वेदा ने मौका पाते ही ब्रह्मपुरी राज्य का रक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया और थामा को साथ लेकर नीचे उतर आए। कुछ ही देर बाद वो दोनों थामा के ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इस पर थामा बोला, चिंता मत करो वेदा, अगर कोई आम इंसान इस ग्रंथ को छुएगा
तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इतना कहकर थामा हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में गायब हो गया। एक रहस्यमयी गुफा में धुंधले से उजाले के बीच बैठा था विद्युत, थामा के अग्नि शक्ति ग्रंथ के साथ, और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में ग्रंथ के मिलने की चमक थी। वो अचानक खुशी से बोला, अगर मैंने इसकी सारी शक्ति सीख ली तो युद्ध जीतना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शायद राजा मुझे रहस्यमय गुफा में जाने का मौका दे दे, और वही क्या पता मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ पता चल सके। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल विद्युत को थामा का ख्याल आया और उसका दिल घबरा उठा। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और विद्युत का लॉकेट चमकने लगा। साथ ही अग्नि शक्ति ग्रंथ से तेज रोशनी निकलकर विद्युत के माथे में समा गई, जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विद्युत को होश आया तो उसकी दादी उसे उठाते हुए बोली, कहाँ गायब था? एक बूढ़े आदमी को तू बेहोश पड़ा हुआ मिला। वो बाहर तेरा इंतजार कर रहा है, कहता है तुझे जानता है। दादी के ये कहते ही विद्युत ने उठकर तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और झोपड़ी से बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद थामा था। लेकिन विद्युत थामा को ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। उसे तो कैसे भी करके उस युद्ध भूमि में जाना था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस गुफा में जाने से उसे पता चल जाएगा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। थामा ने उसे बताया कि वो विद्युत को जानता है। यह सुनकर विद्युत थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है, मुझे युद्ध स्थल जाना है। इतना कहकर विद्युत आगे चलने लगा और वो बूढ़ा थामा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। और चलते चलते विद्युत को अपने पुराने युद्धों की कहानियां, शूरवीरों के किस्से सुनाने लगा। पर विद्युत फिर भी चुप था। उसे इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। ये देख उस बूढ़े थामा ने मुस्कुराते हुए विद्युत से पूछा, क्या तुम लड़ना जानते हो? ये सवाल सुनकर विद्युत थोड़ा ठिठक गया। 2 पल सोचा, फिर सीधा जवाब दिया, मैं लड़ना नहीं जानता, बस बचाव करना जानता हूँ। विद्युत की इस बात पर बूढ़ा थामा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोलने लगा, क्या सिर्फ बचाव करके तुम युद्ध जीत लोगे? विद्युत की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई और वो धीमे स्वर में बोला, न मेरे पास इतना धन है कि मैं शक्ति खरीद सकूं, और न ही कोई ऐसा गुरु जो मुझे शक्ति सिखा सके। ये सुनकर बूढ़ा थामा कुछ पल के लिए गंभीर हो गया। फिर चलते चलते अचानक रुक गया और गहरी नजरों से विद्युत की आंखों में झांक कर बोला, अगर तुम अपना लॉकेट निकाल दो तो तुम्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। उस बूढ़े थामा की बात सुनकर विद्युत चौंक गया। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। मेरा लॉकेट, इसमें ऐसी क्या शक्ति है? लेकिन तभी शक्ति महल की ओर से घोषणा शुरू हो गई और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। युद्ध आरंभ होने वाला है, सभी योद्धा अपने स्थान ग्रहण करें। विद्युत का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी? शक्ति महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलते हैं। भीतर युद्ध की भयंकर तैयारी, बाहर हजारों की भीड़ थी। हर कोई सांस रोककर इस दृश्य को देख रहा था और उन्हीं के बीच तेज कदमों से चलता हुआ विद्युत अंदर आया और उसके साथ थे रहस्यमय योद्धा सिल्वर थामा। तैयार रहो विद्युत, ये सिर्फ युद्ध नहीं, तुम्हारी पहचान की पहली परीक्षा है। जैसे ही विद्युत शक्ति महल के भीतर पहुंचा, भीड़ में से तेजस नाम का एक लड़का निकला, जो कि राज्य के लीडर विराट का घमंडी बेटा था। वो विद्युत का रास्ता रोकते हुए बोला, जरा देखो तो, ये फटीचर भी आज युद्ध लड़ने आया है। तेजस ने विद्युत को धक्का देते हुए कहा। भीड़ अचानक चुप हो गई। सबकी नजर विद्युत पर टिकी हुई थी। विद्युत ने भी करारा जवाब दिया, कपड़े फटे हैं, हौसले नहीं, संभल कर बात करना सीखो। इस बात से तेजस गुस्से से कांप उठा और फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। एक तरफ तेजस ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, वहीं विद्युत ने हर बार चतुराई से बचाव किया। उसे युद्ध की तकनीक नहीं आती थी, लेकिन बचना वो अच्छे से जानता था। फिर अचानक विद्युत ने जमीन पर जोर से पैर पटका, धूल का बवंडर उठा और तेजस कई फीट हवा में उड़कर धड़ाम से दूर जा गिरा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तेजस तिलमिला उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक विशाल आग से भरा शक्ति गोला विद्युत की ओर फेंका। थामा जोर से चिल्लाया, विद्युत, अभी अपना लॉकेट निकालो। लेकिन विद्युत कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरा इलाका राख में बदल गया। हजारों की चीखें गूंजने लगी। पर चमत्कार ये था, धुएं के बीच एक आकृति अभी भी खड़ी थी। जैसे ही धुआं छटा, भीड़ दंग रह गई। विद्युत अब भी वही था। उसकी आंखों में तेज चमक, हाथों में वो जलता हुआ लॉकेट था। वहीं दूर खड़ा वो बूढ़ा थामा
अपने मन ही मन में बोला, अगर मैं कहूं कि ये लॉकेट तुम्हारे असली अतीत से जुड़ा है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम असल में कौन हो? तो असल में कौन है विद्युत? वहीं दूसरी ओर विद्युत के हाथों अपनी बेइज्जती होते देख तेजस को गुस्सा आ गया और उसने इशारा किया। तुरंत 2 और योद्धा आगे बढ़ाए। स्थिति बिगड़ते देख श्रीमान थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही हार चुके हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप इस लड़के से दूर चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें सबक सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद सभी में खौफ नजर आने लगा। स्थिति को संभालने के लिए शक्ति स्थल की देख रेख कर रहे योद्धा बाहर आए। उनमें से एक, जिसके सीने पर 2 सितारे थे, आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, श्रीमान, कृपया शांत हो जाएं। मैं शक्ति स्थल के बाहरी दस्ते का कमांडर विजय हूं। कमांडर विजय को अपनी शक्ति से यह आभास हो गया था कि सामने खड़ा इंसान उससे कहीं अधिक ताकतवर था। विजय को देखकर थामा बोले, तुम्हें बड़ों का आदर करना आता है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां मुझे कुछ भी सिखाने योग्य नहीं है। कमांडर विजय ने तेजस और उसके साथियों की ओर घूरकर कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मुकाबले में भाग ही नहीं लेने दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम किस दल से आते हो। कमांडर की कड़ी नजर से तेजस के पसीने छूटने लगे और वह हड़बड़ाते हुए बोला, आप गलत समझ रहे हैं। लड़ाई पहले इस लड़के और इस बूढ़े ने शुरू की थी। कहते हुए उसने विद्युत और थामा की ओर इशारा किया। विजय तेज आवाज में गरज कर बोला, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज है या नहीं? ये एक उच्च स्तर के योद्धा हैं। लगता है मुझे लीडर विराट से मिलना होगा तेजस, क्योंकि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। कमांडर के मुंह से अपने पिता विराट का नाम सुनकर तेजस सहम गया और झिझकते हुए माफी मांगने लगा। विजय की नाराजगी के बावजूद उसने थामा से माफी मांगी और फिर विजय की ओर विनम्रता से देखने लगा। विजय ने कहा, अपने गुरु का पत्र लाओ और कल शक्ति स्थल में आना। तेजस ने पत्र सौंप दिया और विजय भीड़ की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, मुकाबले में भाग लेने का समय समाप्त हो चुका है। जो बचे हैं वे 6 माह की प्रतीक्षा करें, निराश न हो। कमांडर विजय की बात सुनकर सभी योद्धा निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी विद्युत ने गंभीर स्वर में विजय से कहा, कमांडर विजय, नमस्कार। मैं भी इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं, कृपया मेरा नाम भी लिख लें। विजय ने एक पल के लिए थामा की ओर देखा और कहा, लाओ अपना पत्र दिखाओ। विद्युत एक पल के लिए हैरान हो गया और बोला, मेरा कोई गुरु नहीं है। विद्युत की बात सुनकर कमांडर विजय ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, मुझे माफ करना विद्युत, राजघराने के हालिया हमले के कारण एक नया नियम बना है कि बिना गुरु के पत्र के मुकाबले में भाग नहीं लिया जा सकता। विजय की बात सुनकर विद्युत निराश हो गया और मुड़कर जाने को था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, मैं इसका गुरु हूं। मेरा नाम आचार्य थामा है। राजघराने के रक्षक मेरे मित्र हैं, आप उनसे मेरी जानकारी ले सकते हैं। ये रही मेरी मोहर। श्रीमान थामा ने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक मोहर प्रकट हो गई। कमांडर विजय चकित होकर बोले, क्या मैं आपका स्तर जान सकता हूं? थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है तुमने मेरी मोहर को ध्यान से नहीं देखा। ये एक गुप्त मोहर है जो राजघराने के द्वारा सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने विशेष सेवाएं दी हों। आचार्य थामा की बात सुनकर विजय मुस्कुराकर बोला, मुझे क्षमा करें, आजकल यह मोहर बहुत कम देखने को मिलती है। यह मेरी जिंदगी में देखी दूसरी मोहर है। थामा बोले, मुझे एक कागज दीजिए, मुझे पत्र के नए नियम की जानकारी नहीं थी। विजय के इशारे पर एक सैनिक कागज ले आया और थामा ने आराम से उस पर अपनी मोहर लगा दी। विजय मोहर को देखते ही आश्चर्यचकित हो गया और झुकने ही वाला था कि थामा बोले, कमांडर विजय, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरी पहचान इस लड़के के सामने प्रकट न करें। विजय ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। थामा ने विद्युत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, तुम अब कल समय पर आ जाना। मित्र। कमांडर विजय ने जब सुना कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति ने विद्युत को मित्र कहकर संबोधित किया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि वह स्वयं उस स्तर तक पहुंचने के बाद भी थामा का नाम लेकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। विद्युत ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या आप सचमुच मेरे मित्र बनना चाहते हैं? थामा हंसते हुए बोले, क्यों नहीं?
तुमने बहादुरी से अपने से अधिक शक्ति और उम्र वाले योद्धा को उसी की शक्ति से हरा दिया। ऐसा साहस बहुत कम में देखने को मिलता है। तुम तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। मुकाबले में शामिल होने की बात सुनकर विद्युत ने आचार्य थामा से मुस्कुराकर कहा, मित्र, देखना, एक दिन मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। विद्युत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी वह बूढ़ा आदमी थामा गंभीर आवाज में बोला, विद्युत, एक बात का ध्यान रखना, हम मित्र हैं, यह बात किसी और को मत बताना। विद्युत ने कहा, ठीक है, पर तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा नाम टाइगर है। मैंने सुना कि तुम्हारा नाम थामा है, इसलिए अब से मैं तुम्हें श्रीमान थामा ही कहूंगा। थामा ने हामी में सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर थामा ने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक चमकदार पत्थर आ गया। यह एक शक्ति से बना पत्थर है। विद्युत, कभी तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पत्थर को तोड़ देना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा या मदद भेज दूंगा। और एक बात, रात को जब चांद सिर पर हो और हवाएं तेज हों तो पहाड़ी पर मिलना पर होश में। थामा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थामा की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा और वहां से जाने लगा। विद्युत के जाते ही थामा ने अपने पंख निकाले और तेज रफ्तार में गायब हो गए। कमांडर विजय ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गया, क्योंकि पंख बनाकर उड़ने की शक्ति सिर्फ एक मूल शक्ति स्तर का योद्धा ही कर सकता था। विजय की आंखों में खौफ था और उसके मन में सवाल उठ रहे थे, यह बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? दुदुसी के राज्य के रक्षक और थामा की लड़ाई के दौरान उसकी शक्ति की वजह से कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए आज तक कोई नहीं जानता था कि उस दिन वह योद्धा कौन था। कमांडर विजय को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह लेटर हाथ में लिए शक्ति महल की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे सभी सैनिक भी महल में चले गए। असल में शक्ति महल का संचालन सुपर 7 वॉरियर में से एक कर रहा था, जिसे देव योद्धा भी कहा जाता था। उसने आर्यवर्त के हर राज्य में एक शक्ति स्थल की स्थापना की और अपने दिव्य मंत्रों से उसे सिद्ध किया था। यहां एक महादिव्य अस्त्र भी स्थापित था। हर योद्धा शक्ति महल से इस अस्त्र की तकनीक और विद्या हासिल करना चाहता था। हर 6 महीने में देश के कोने कोने से योद्धा इस विद्या को सीखने आते थे, पर यह अस्त्र खुद ही अपना वारिस चुनता था। पिछले 5000 सालों से कोई भी इस अस्त्र की तकनीक को जान नहीं पाया, इसीलिए कई लोग इसे मिथ्या मानने लगे थे। रात्रि का समय, हवा तेज बह रही थी, चांद आकाश में ऊपर आ चुका था। एक लड़का पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हर दिशा में झांक रहा था। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो? लड़के? आवाज सुनकर विद्युत ने पीछे मुड़कर देखा तो लाल कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके माथे पर चोट का निशान था। विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मित्र, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विद्युत की बात सुनकर थामा मुस्कुराया और पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, मित्र विद्युत, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? विद्युत ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, हां हां, क्यों नहीं मित्र। थामा ने कहा, तुम्हारे शरीर पर यह निशान तुमने खुद बनाए हैं, और यह लॉकेट तुम्हें किसने दिया? यह सवाल सुनकर विद्युत थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन बोला, देखो मित्र, यह निशान मेरे शरीर पर कैसे आए मुझे नहीं पता। मुझे अपना बचपन याद नहीं है। यह लॉकेट मेरी मां का है और यह भाला मेरे पिता का है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बस बूढ़ी दादी कहती हैं कि मैं बहुत खास हूं और यह निशान किसी को ना दिखाऊं। दादी के बाद यह बात सिर्फ तुम्हें पता है मित्र, क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा कोई मित्र नहीं है। यह कहकर विद्युत एक पल के लिए उदास हुआ और फिर मुस्कुराने लगा। तभी थामा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब भी मैं किसी से लड़ता मिलूं तो तुम बीच में नहीं आओगे, जब तक कि तुम अपने 7 चक्रों को जागृत नहीं कर लेते। विद्युत ने एक पल सोचकर कहा, ठीक है मित्र, मैं वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा मैं बीच में नहीं आऊंगा। विद्युत के मुंह से यह बात सुनकर थामा अजीब तरह से हंसने लगा और कुछ नहीं बोला। कुछ पलों के बाद थामा बोला, देखो मित्र विद्युत, कल जो मुकाबला होने वाला है उसमें 1000 से अधिक योद्धा भाग लेंगे। इसमें 15 से 18 साल तक के योद्धा शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है और कुछ ऐसे हैं जो दूसरा चक्र जागृत करने वाले हैं।
तो अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना पहला चक्र जागृत करना होगा। इसलिए जब तुम मुकाबले में हिस्सा लोगे तो अपना लॉकेट उतारकर लड़ोगे। थामा की बात सुनकर विद्युत चौंक गया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत चौंकते हुए कहा, यह लॉकेट मेरी रक्षा के लिए है। थामा विद्युत की बात सुनकर गंभीर हुआ और बोला, विद्युत, तुम समझ नहीं रहे हो। यह लॉकेट तुम्हारी शक्तियों को दबाकर रखता है। अगर तुमने इसे उतार दिया तो तुम्हारी शक्ति आजाद हो जाएगी और मैं तुम्हें उन्हें काबू करने में मदद कर पाऊंगा। विद्युत के चेहरे पर हल्की परेशानी देख आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, मैं यह जानता हूं कि मेरा अग्नि शक्ति ग्रंथ तुम्हारे पास है। मैं उसे तुमसे वापस नहीं लूंगा। मैंने वह ग्रंथ अपने शिष्य के लिए ही बनाया था। आचार्य थामा के मुंह से अग्नि शक्ति ग्रंथ का नाम सुनकर विद्युत के चेहरे पर घबराहट और उसकी आंखों में खौफ नर आने लगा। वह हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे करने लगा। विद्युत के चेहरे पर खौफ देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो विद्युत, डरो मत। मैंने आज ही तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुम्हारे लेटर पर अपनी गुरु की मोहर भी लगाई है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है, इसलिए तुम उस ग्रंथ को अपने पास रखो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसमें रफ्तार और बचाव की तकनीक है और उसके दूसरे हिस्से में हमले की तकनीकें हैं जो मेरे पास हैं। आचार्य थामा ने विद्युत को दिखाते हुए कहा, और जब विद्युत ने उनके हाथ में ग्रंथ का दूसरा हिस्सा देखा तो वह हैरान रह गया। विद्युत की आंखों में हल्की हैरानी देख आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें युद्ध और लड़ाई की वह तकनीक सिखाऊंगा कि तुम एक दिन इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योद्धा बनोगे। तुम्हारा मुकाबला वे सुपर 7 योद्धा भी नहीं कर पाएंगे जिनका नाम इस दुनिया में फैला हुआ है। आगे का फैसला तुम्हारा है। आचार्य थामा महसूस कर रहे थे कि उनकी बात सुनकर विद्युत की आंखों में चमक आ गई थी और वे समझ गए थे कि यही सही वक्त है। वे आगे बोले, लड़के, इतना ही नहीं, मेरे पास एक रहस्यमयी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हें कोई घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 3 चक्रों को जागृत करना होगा और मूल तात्विक शक्तियों को हासिल कर उन पर काबू पाना होगा। आज मैं तुम्हारे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करूंगा। यह कहते हुए आचार्य थामा ने एक गहरी सांस ली। वे समझ चुके थे कि विद्युत को मनाना बहुत मुश्किल है। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत खुश होकर बोला, क्या सच में आप मेरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे? आप सच में मुझे वह तकनीक सिखाएंगे? विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा हंसते हुए बोले, लड़के, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि वह तकनीक कहां है। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, पर उसे तुम्हें खुद हासिल करना होगा। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत का चेहरा उदास हो गया और वह सिर झुकाकर बैठ गया। तभी थामा बोले, इस तरह हार मत मानो। लड़के, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और बिना कीमत दिए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। देखो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा लॉकेट दिव्य रैंक के तिलिस्मी मणि से बना है। यह शक्ति और ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए तुम्हारे आसपास कोई ऊर्जा नजर नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें लगे कि तुम मुकाबला हारने वाले हो तो तुम इस लॉकेट को उतार देना। ज्यादातर योद्धा दूर से मुकाबला करते हैं, इसलिए तुम आराम से यह लॉकेट उतार सकते हो। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत ने एक पल सोचते हुए हामी में सिर हिला दिया। विद्युत की हामी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि जब तक तुम बहुत ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी के सामने अग्निशक्ति ग्रंथ की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे। यह तकनीक बहुत खास है और जिस दिन तुम किसी अग्निमूल तत्व शक्ति को हासिल कर लोगे तब तुम्हें इस तकनीक की ताकत का पता चल जाएगा। आचार्य थामा की हर बात को विद्युत बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने हाथ को अपने भाले से काट दिया। उसके हाथ से रक्त निकल रहा था। विद्युत ने अपना हाथ सामने लाते हुए कहा, मैं विद्युत रघुवंशी इस धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूं। जैसे जैसे विद्युत बोल रहा था, आकाश में भयानक बिजली कड़क रही थी। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश होने लगी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।